Today I have two learning objectives for today's lecture. The first one is related to the concept of Stokes-Adams syndrome, board पे लिखा हुआ, and second is related to arrhythmias, the atrial and ventricular arrhythmias. मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि इसको जितना सिंपल हो सके आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. दिस वन इज इजियर, द सेकंड वन स्पेशली द वेंट्रिकुलर एट्रियल arrhythmias. तो उसको हम ECG के कॉन्टेक्स्ट से, MCQ के कॉन्टेक्स्ट से और कुछ हद तक SCQ की कॉन्टेक्स्ट से भी करने की कोशिश करेंगे. ओके, Stokes-Adams syndrome. You know there is a difference between syndrome and a disease. What's the basic difference? Syndrome is a bigger umbrella. It is actually the group of diseases. If someone is having a syndromic issue, it means he or she is suffering a lot. Not only one system is involved, a whole lot of many systems are involved. So जब भी कोई syndrome का word पढ़ो तो ज़हन में क्लिक कर लिया करो कि अब कोई systemic मसला आने वाला है, कोई systemic issue create होने वाला है. Okay. Stokes-Adams syndrome पे जाने से पहले कुछ terms हैं जो आपने ज़हन में रखनी है. वाइवा questions हैं. मैं terms लिखता हूँ पहले, फिर मैं explain करता हूँ और एक तरतीब के साथ लिखता हूँ. पहली टर्म है ओवरड्राइव सप्रेशन, दूसरी टर्म है वेंट्रिकुलर एस्केप, एंड थर्ड टर्म इज सिनकपी. हाँ जी, क्या तीन टर्म्स है? ओवरड्राइव सप्रेशन, उसके बाद क्या है? वेंट्रिकुलर एस्केप, उसके बाद क्या है? सिनकपी. ठीक है, इसको सिनकोप नहीं कहना, इसको सिनकोपी भी नहीं कहना, इसको सिनकपी कहना. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ सीख लेना. ओके. अच्छा, ये मैंने तरतीब में पता क्यों लिखी है? क्योंकि इसी तरतीब में ये इवेंट्स होते हैं, और जब ये होता है ना, देन द पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम Stokes-Adams syndrome. पहले ये होगा, इट विल लीड टू दिस, एंड देन व्हाट विल हैपन? सिनकपी. तो ये इवेंट्स इस तरतीब से होते हैं. अब मैं आपको समझाता हूं कैसे. इधर देखना आपने मेरी तरफ. कॉज पे आते हैं ना, आप समझते हैं, फिजियोलॉजी समझते हैं, इवेंट हो ही क्यों रहा है, ये डिजीज किसी में क्रिएट ही क्यों हुई है. सबसे इंपॉर्टेंट ये जो काम शुरू होता है ना किसी को Stokes-Adams syndrome की बेसिक कॉज क्या है, आप ये जाओगे इस पे, AV nodal block. This leads to Stokes-Adams syndrome. अब ये पढ़ने में हमें मजा ज्यादा आएगा क्योंकि एवी नोडल ब्लॉक हम अभी पढ़ चुके हैं, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट तो बन चुका है. हमने कितने डिग्रीज की थी उसकी? 3 डिग्री. डिग्री 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. और टाइप 2 में एक डिफरेंट क्या था उसकी फर्दर दो, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2. मोबिट्स टाइप 1 का दूसरा नाम क्या था? वेंकी-बैक्स फेनोमेनन. और 1, 2, 3 का मतलब क्या है? स्वेयर होता जा रहा है, ये स्वेयर होता जा रहा है. अगर किसी का कंप्लीट एवी नोडल ब्लॉक हो 3rd डिग्री, इसका मतलब है अब एवी नोड तो खत्म. एवी नोड का रेट कितना था? 40, 45, इतने, बस 40, 50 की रेंज में इतना ही था. जब एवी नोड काम करना छोड़ता है तो व्हाट नेक्स्ट इन द लाइन? Purkinje fiber. It's not bundle of his, it's not right and left bundle branch, it's the last thing which also has the property of what? Pacemaking, like SA node, like AV node. तो Purkinje फाइबर ये काम शुरू करेंगे. लेकिन जैसे ही कंप्लीट 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, भी समझना, मैं इस तरफ आ रहा हूं, जैसे ही कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा तो काम शुरू करना है. अभी आपने बोला किसने शुरू करना है? Purkinje फाइबर ने. एक इशू आने वाला है, किसी की लाइफ में सारी जिंदगी SA नोड बहुत अच्छा काम करता रहा, चलो SA नोड ने छोड़ दिया तो AV नोड काम करता रहा. अब AV नोड ने भी कुछ साल तो गुजारे होंगे, AV नोड ने भी छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता कि Purkinje फाइबर जिस लम्हे AV नोड ने काम करना छोड़ा है बिल्कुल अगले ही सेकंड वो करना शुरू कर दे. क्यों? क्योंकि समझो, पेस मेकिंग के लिए चैनल्स कौन से चाहिए? स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल. मतलब आप अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों Purkinje या क्यों AV नोड या SA नोड क्यों पेस मेकर है, तो आपका अल्टीमेट आंसर कहां पहुंचेगा? यस, द क्वालिटी ऑफ सेल्स. कि ये वाले सेल्स जहां पे, सॉरी, द क्वालिटी ऑफ चैनल, ये वाले चैनल जहां पे भी होंगे तो इसका मतलब है वो पेस मेकिंग. और उन चैनल का नाम क्या है? स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल. अल्टीमेट आंसर है. अब मैं जरा चैनल के हवाले से ये बात समझाता हूं. स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल Purkinje के
क्या कभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे जब वो नॉर्मल था? नहीं कर, क्योंकि वो तो ऊपर से मैसेज ले रहा था, उसके अपने तो पेस मेकिंग कर ही नहीं रहे थे, वो तो कभी उनके चैनल इस तरह से एक्टिवेट हुए ही नहीं परकिंजे फाइबर के, इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब एवी नोड ने काम करना छोड़ा तो एकदम उनके स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल को पता लगा कि अब हम पे आ गई है, अब जो करना है वो मैंने ही करना है। तो उसने कुछ टाइम लिया, उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग है ना चैनल, आपको पता है गेट्स है, चलो चाहे ये लीकी भी है, फिर भी उन्होंने कुछ टाइम लिया एक्टिवेट होने के लिए। और जब ये एक्टिवेट हो गए, फिर इन्होंने वो परकिंजे वाला वो जो 15 to 40 बीट्स पर मिनट के दरमियान रेट होता है, उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो ये जो टाइम लेते हैं परकिंजे फाइबर आफ्टर कंप्लीट एवी ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? ओवरड्राइव सप्रेशन। इसके वर्ड पे जाओ, ओवरड्राइव सप्रेशन। कि इसको ओवरड्राइव करना था ऊपर से एवी और एसए नोड, और जब उन्होंने अपनी ड्राइव खत्म कर दी एकदम, तो जाहिर है वो तो सप्रेस ही रहते हैं, वो तो अपना काम कर ही नहीं रहे होते। तो दिस ओवरड्राइव सप्रेशन इज टर्म यूज, पहले मुझे आंसर दो, ओवरड्राइव सप्रेशन इज टर्म यूज फॉर व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज एवी नोडल ब्लॉक। जब एवी नोडल ब्लॉक हो गया और ये एकदम से परकिंजे ने काम शुरू नहीं किया, तो उसकी रीजन क्या है? फिजियोलॉजिकल रीजन, पैथोलॉजिकल रीजन, ओवरड्राइव सप्रेशन। आपसे कोई पूछे ये परकिंजे फाइबर फौरन काम शुरू क्यों नहीं करते, and you will start answering by sir the reason is overdrive suppression. अब आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछे what is overdrive suppression, तो आपको कहोगे सर during the whole life when SA and AV node were working properly, so during that time the slow sodium and calcium channel of the Purkinje fiber were not working at all. So suddenly when AV node stops working in complete heart block, so what happens? All the work is now given to the Purkinje fiber. So the channels of Purkinje fiber take some time to start work, and during that time that thing is called as overdrive suppression. अब मुझे अगली बात बतानी है आपने, वो टाइम कितना है? वो टाइम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इट कैन बी 5 seconds to 30 seconds even, इतना टाइम भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा टाइम है। क्यों ज्यादा? क्यों? 30 सेकंड क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होती। ये ज्यादा क्यों? हम वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, हम हार्ट की पंपिंग की बात कर रहे हैं, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि 5 सेकंड के लिए हार्ट काम ही ना करे, 10 सेकंड के लिए काम ही ना करे। तो ये जो 5 to 30 सेकंड के लिए परकिंजे फाइबर ने जो टाइम लेना है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, फुली फंक्शनल होने के लिए, ऐसे नोडल की तरह का काम करने के लिए, क्या इस दौरान वेंट्रिकल बीट करेंगे? नहीं, मतलब एक्चुअली लिटरली इस दौरान हार्ट स्टॉप हो। एक अलाइव पर्सन का हार्ट इस वक्त काम नहीं कर रहा होगा इस 5 to 30 सेकंड के। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतनी देर के लिए हार्ट काम ना करे और बंदे पे इफेक्ट ही ना आए? ये हो ही नहीं सकता। आप सो भी रहे होते तो बेटा आपका हार्ट पंप कर रहा हो, तब भी 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। और सोचो एक अलाइव बंदे का हार्ट 5 to 30 सेकंड के लिए काम करना छोड़े। सो इस दौरान होता क्या है कि वेंट्रिकल बीट करना रुक जाते हैं, और 5 to 30 सेकंड के बाद वेंट्रिकल बीट करना शुरू करते हैं। वो जो 5-30 सेकंड के बाद बीट करना शुरू करते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर एस्केप। एस्केप समझो ना, वेंट्रिकल किसको एस्केप करके निकले हैं? उस नॉन बीटिंग पीरियड को, इस पीरियड को एस्केप करके निकले। तो बेसिकली वेंट्रिकुलर एस्केप इज अ गुड थिंग इन दिस कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो ना? ये एक अच्छी चीज हुई है, ये अच्छी चीज नहीं थी। ओवरड्राइव सप्रेशन वाज अ बैड न्यूज, लेकिन वेंट्रिकुलर एस्केप इज अ गुड न्यूज कि फाइनली वेंट्रिकल इस 5 से 30 सेकंड को एस्केप कर गए, और एस्केप करके दोबारा क्या करना शुरू हो गए? बीट करना शुरू हो गए। और इसी 5 से 30 सेकंड के दौरान जब वेंट्रिकल बीट नहीं कर रहे थे, क्या लिखूं? कार्डिक आउटपुट कितनी थी? एब्सोल्युटली इट वाज 0 ml पर मिनट। उस 5 से 30 सेकंड में तो कोई चक्कर ही नहीं। तो मुझे बताओ, अगर खुदा ना खास्ता कार्डिक आउटपुट रुक जाए, विच इज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड? बिल्कुल ब्रेन, कोई शक ही नहीं। ब्रेन नहीं अफोर्ड करता, सब अफोर्ड कर लेंगे, ब्रेन खुद अफोर्ड नहीं करेगा। इतनी 5 से 30 सेकंड, नो नो नो। कैरोटिड आर्टरीज में ब्लड ही नहीं आ रहा 5 से 30 सेकंड में। असेंडिंग एओर्टा, ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा, ब्लड ही नहीं आ रहा। तो उस 5 to 30 सेकंड में जब ब्लड नहीं आता, कार्डिक आउटपुट नहीं होती, तो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग कम्स इन लाइन? सिनकपी। सिनकपी इज अनकॉन्शियसनेस।
ये एक मेडिकल टर्म है किसके लिए? अनकॉन्शियसनेस, जिसको हम आम लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बेहोश हो जाए। एक बंदा जिसका एवी नोडल ब्लॉक हुआ, जाहिर है उसको उस वक्त तो नहीं पता लगेगा मेरे एवी नोडल ब्लॉक हो गया, उसको कोई ऐसे तो नहीं आता, पहले से साइन सिम्टम चल रहे होंगे लेकिन काम कर रहा होगा, लेकिन एकदम एवी नोडल ब्लॉक हुआ और वो बेहोश हो गया। उस बेहोश बंदे को जब लेके गए इमरजेंसी में, कुछ टाइम लगा होगा, उस दौरान ये हो चुका होगा और उस दौरान हार्ट बीट करना शुरू हो गया। जब इमरजेंसी में बेहोश आदमी की ईसीजी निकाली गई तो उसमें ईसीजी पे हार्ट रेट आ रहा था 20 to 30 बीट्स पर मिनट। तो इसका मतलब है जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको समझ आ गई कि जो बेहोश हुआ था वो किस वजह से हुआ था? स्टोक एडम सिंड्रोम की वजह से। और उसको कंफर्म किस चीज ने किया? ईसीजी ने, क्योंकि 20-30 बीट्स पर मिनट तो रेट बहुत ही कम है। और ये किसी भी मेडिकल डॉक्टर को बात आराम से समझ आ सकती है कि इतने कम रेट पे जब बंदा आ रहा है तो इसका मतलब है अब उसके परकिंजे फाइबर ही चल रहे हैं और ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे नोड एवी नोड आर गॉन। समझ रहे हो बात मैं आपको क्या बता रहा हूं? तो इसी प्रॉब्लम को इसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हार्ट ही है ना, सिर्फ हार्ट ही 15-20 सेकंड के लिए काम नहीं किया, लेकिन देखो ना बॉडी इन्वॉल्व हो गई। अब आपका ब्रेन भी फंक्शन नहीं कर रहा, और अगर और खुदा ना खास्ता प्रोलॉन्ग हो गया, गॉड फॉरबिड, सो मल्टीपल ऑर्गन्स विल बी इन्वॉल्व। और वो डिपेंड करता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं मेडिकल टर्म्स में बोलो, डिक्रीज ब्लड फ्लो इज डिफाइंड एज टू द टिश्यू इस्कीमिया, एंड इस्कीमिया लीड्स टू इंफार्क्शन, और इंफार्क्शन किसी भी टिश्यू का होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंड्रोम। हम इसको सिर्फ स्ट्रोक एडम डिजीज कहते अगर सिर्फ हार्ट का इशू ही बनता, मतलब हार्ट स्लो बीट करके हार्ट का ही इशू बनता, फिर हम कहते हैं ओके यार ये स्ट्रोक एडम डिजीज है, हार्ट की डिजीज है। हाँ, इसकी कॉज हार्ट में है लेकिन पूरी बॉडी अब इससे इफेक्ट होने वाली है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपने ले लिया। जब भी स्ट्रोक एडम सिंड्रोम आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स एससीक्यू एंड वाईवे में तो बहुत फ्रीक्वेंट, दोनों साल वाईवे के ऑस्पी स्टेशन में ये था, दोनों साल, पिछले दोनों साल जो मॉड्यूलर सिस्टम आपके सीनियर्स का है, बोथ इन एनुअल एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम। और ये ऐसे लिखा हुआ था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। ये क्वेश्चन यूएचएस ने ऐसे बना के दिया, व्हाट इज द बेसिस, ये नहीं पूछा था व्हाट इज स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। तो वो एक्चुअली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ओवरटाइप सप्रेशन के बारे में भी बताएं, आप वेंट्रिकुलर एस्केप के बारे में भी बताएं, आप सिनकपी भी बताएं, और इसका बात आप कहां से शुरू करेंगे? और वो भी 3rd डिग्री कंप्लीट टोटल। अगर फर्स्ट या सेकंड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक भी है ना, तो अभी स्टिल एवी नोड में कुछ जान बाकी है, वो कंप्लीट ब्लॉक नहीं हुआ। कंप्लीट एवी ब्लॉक सिर्फ किसको कहा जाता है? 3rd डिग्री ब्लॉक, द मोस्ट सिवियर फॉर्म। आपको जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो ना कि स्वेयर या स्वेयरेस्ट या कुछ ऐसा एवी नोडल से रिलेटेड, तो आपने 3rd डिग्री ब्लॉक ही बताना। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? स्ट्रोक एडम